के प्रचलन में है कि मेरे झोपड़ी के भाग बढ़ जाएंगे, राम आएंगे। तो उसी तरह से आपका वीडियो जरूर देखिएगा। विश्वास से आशा है कि आज आपको अच्छा लगेगा। चलिए आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और पहले कोई सवाल आपके सामने में है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए, गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कह रहा है आपसे कि किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का। देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और इसका वजह है, जिसके कारण से इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल देने के लिए या खतरा की सूचना देने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और बता दिया जाए यहाँ पे कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका चाल भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका प्रकीर्णन हो या फिर अपवर्तन हो या फिर उसका वर्ण विक्षेपण हो, सबसे कम होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। चलिए आपको बता दिया जाए जानकारी के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। और उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, बैठ जाइए। जानकारी के लिए ये भी बताया जाए कि मानव नेत्र में जो आपका होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? निर्वात में। चलिए, निर्वात कहिए या वायु कहिए, लेकिन जानकारी के लिए बताया जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और यदि निर्वात ऑप्शन में नहीं रहे तो वायु होगा। क्या होगा? वायु होगा। यानी वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बैठ। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? दूर की वस्तु को। देखिए, अब आपको जानकारी के लिए बताया जाए कि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। अगर हमारे आँखों में दूरदृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु तो दिखाई देगा, लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु तो दिखाई देगा, लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी स्वाभाविक बात है कि जो दोष हम में होगा वही दोष हमको दिखाई देगा। ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कौन सा किरण पुंज प्राप्त होगा? समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा। बैठ। जल की एक गोलीय बूंद से व्यास के अनुदेश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होगी? ये 3 बार अपवर्तित होगी। बैठ जाइएगा। किस तार में जोड़ा जाता है? लाल तार में, जिसको आप गर्म तार भी कहते हैं। चलिए बैठ जाइए। जूल प्रति कूलम क्या होता है? वाट होता है। देखिए, जूल प्रति कूलम जो है शक्ति का एसआई मात्रक है और शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? वाट होता है। बैठ। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ध्यान से सुना जाए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखा जाए तो सबसे अधिक मान क्या होता है? ध्रुव पर होता है, यानी किनारों पर होता है। ठीक है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। यानी विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। बैठिए। डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। चलिए, डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन यही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है विद्युत मोटर का है। ठीक है। बैठा है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। अब आपको जानकारी के लिए बताया जाए कि जब प्रकाश की किरणें यानी श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यह घटना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के वर्ण पर यानी रंग पर निर्भर करता है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होता है। यानी जानकारी के लिए आपको बताया जाए, कोई भी वाहन हो, चाहे मोटर कार हो, मोटर गाड़ी हो या ट्रक बस हो, उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आकार से छोटा बनाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसको सिरों के विभवांतर का मान कितना होना चाहिए? चलिए, विद्युत वाहक बल से इसका मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब का
आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। जानकारी के लिए यहाँ पे एक बात कहा जाए, अगर कोई भी वस्तु अगर ध्रुव और साथ ही साथ फोकस के बीच में अगर स्थित है, कहाँ पर? अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा और काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा आवर्धित बनेगा यानी बड़ा बनेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? एक सल्फर के, दूसरा कार्बन के, तीसरा नाइट्रोजन के और चौथा इनमें सभी के। तो इनमें सभी के ऑक्साइड उत्पन्न होंगे। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर का एसआई मात्रा क्या है? वेबर है। यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर का एसआई मात्रा का आपका वेबर होता है। बैठिए। समांग माध्यम में प्रकाश कैसा गमन करता है? सरल रेखा में। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं उसे किरण कहते हैं, और उन्हीं किरणों के समूह को आपका किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज आपके 3 तरह के हुए, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये किस पर ऋण आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। बैठ जाइए। 1 बिलियन या जिसको घोल कहते हैं आप, वो घोल क्या कर रहा है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो आप ही बताइए वो बिलियन किस प्रकृति का होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। ध्यान से सुनिएगा, अम्लीय प्रवृत्ति का विलयन क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। और जिसका पीएच मान जितना 7 से कम होता है उतना ही पदार्थ वो ज़्यादा अम्लीय होता है। और यहीं पे आपको क्षार के बारे में बता दिया जाए कि क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। ठीक है। और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है आपका 7 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26 गो है। 26। चलिए, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जिसका संकेत आपका Fe है, जिसको आप आयरन भी बोलते हैं। और इसके अयस्क की चर्चा करें तो लाल हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। देखिए, जब हम एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चलिए, जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। चलिए, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। देखिए, जानकारी के लिए यहाँ पे काम किया जाए कि टूथपेस्ट की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, और हमारे मुंह में का जो लार होता है वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जब तक अम्ल वर्षा का कारण क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। चलिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फर के ऑक्साइड। और अम्ल वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है धरती पर गिरता है। ठीक। सवाल आपके सामने में है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। और जानकारी के लिए देखा जाए तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। 2 अपरूप काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें हीरा और ग्रेफाइट आता है, और तीसरा जो है आपका फ्लोरीन है। तीसरा क्या आपका? फ्लोरीन है। अब इसमें देखने वाली बात है कि हीरा जो है सबसे चमकीला पदार्थ और साथ ही साथ सबसे संसार का कठोर पदार्थ है। और इसका कारण क्या है? तो इसका क्रिस्टलीय रचना और अपवर्तनांक। ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? पेंसिल के रूप में करते हैं, और साथ ही साथ परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि सिनेबार जो है आपके पारा का अयस्क है। और पारा, जिसको आप मरकरी बोलते हैं, ये ऐसा तत्व यानी धातु तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर में ताप की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है। बैठ जाइए। कहा जाए कि आपका जो है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है? मतलब कि निष्कर्षण किया जाता है, वो है आपका पेट्रोलियम की अवयव। यानी पेट्रोलियम की अवयव, जिसको आप डीजल पेट्रोल और किरोसिन तेल या फिर आप घासलेट का तेल बोलते हैं,
तो इन सभी को जो है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। जल की विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। किस पर? आपके निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातु गुण वाला तत्व है? सल्फर है आपका। अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका लिखा हुआ है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है फास्फोरस और चौथा है आपका सल्फर। तो सल्फर जो है सबसे अधिक अधातु गुण वाला तत्व है। सवाल है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या होते हैं? साबुन होते हैं। यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होता है आपका साबुन होता है। किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। साइटोन का आकार कैसा होता है? तारे के आकार का होता है। ये आपको बता दिया जाए कि न्यूरॉन तारे के आकार का होता है वो साइटोन होता है, उसी में केंद्रक पाया जाता है और जो एक लंबी पूंछ की तरह निकली होती है उसको एक्सॉन कहा जाता है और उसी में झाड़ कमंडल की तरह एक भाग निकला हुआ रहता है जिसको डेंड्राइटस के नाम से हम लोग जानते हैं। हित में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन के श्रेणी में नहीं आता है? ऑक्सीटोनिन। देखिए इसमें ऑप्शन है आपका ऑक्सीटोनिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑक्सीटोनिन आपका हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये दूध उत्पादन करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोनिन। बैठ जाइए। अब ये भी है, ये फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। ऑक्सिन ये पौधे के अग्रभाग में होता है जो वृद्धि में इसकी सहायता करता है। साइटोकाइनिन ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में इसका वृद्धि कर। सवाल आपसे कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? वृक्क में करता है। अगर आपको बता दिया जाए वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जो होता है जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं, और वृक्क किसका हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है और मुख्य रूप से ये उत्सर्जी अंग है। कौन सा? वृक्क। जो मानव में 2 जोड़े वृक्क पाए जाते हैं जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। बैठ जाइए। निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तापमान। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक है, एक है हमारा जैव घटक, दूसरा है हमारा अजैव घटक। और जैव घटक वो होता है जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हो गए। और जैव घटक में सबसे पहले आपका उत्पादक आता है, फिर आपका उपभोक्ता आता है, फिर आपका अपघटन करता आता है। और अजैव घटक उसको कहा जाता है जिसमें जीवन नहीं होता है और इसमें क्या आता है? प्रकाश आता है, ताप आता है, आर्द्रता आती है, ठीक है, मृदा आती है, वायु आती है। ये सब अजैव घटक। कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। चलिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक आपका शुक्राणु होता है जबकि मादा युग्मक आपका अंडाणु होता है और इसी के संयोग से आपके जाइगोट का निर्माण होता है। खड़ा हो जाइएगा। पादप अपशिष्ट पदार्थ किसमें संचित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, कोशिका की रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छालों में या इनमें सभी में? कस के बोलो। इनमें सभी में। जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि अपशिष्ट पदार्थ जो पादपों में पाया जाता है उनकी रिक्तिकाओं में शामिल होती है, पत्तियों में भी रहता है, छालों में भी रहता है और इन सभी में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। और यही जो है समय समय पर वृक्ष जो है अपने में परिवर्तन करते रहता है, पत्तियों को गिरा देता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ उसके बाहर निकल जाता है। सवाल आपके सामने में है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। चलिए जानकारी के लिए यहाँ पे देख लिया जाए कि मानव शरीर मतलब कि मनुष्य के सामान्य रक्तदाब जो होते हैं 1 से 20/80 होते हैं, जिसमें 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और 120 क्या होता है कि संकुंचन की दाब होता है, जबकि 20 यानी 80 जो होता है आपका 80 वो आपका अनुशीतलन का दाब होता है। कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं, अगला पैर होता है, वो कैसे अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं। समजात अंग होते हैं। चलिए यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बताया जाए कि वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन उसके अलग अलग कार्य होते हैं तो हम लोग उसको समजात अंग कहते हैं। जैसे मानव का दोनों अगला हाथ, कुत्ते के दोनों अग्रपाद, फिर जो है चमगादड़ के दोनों अग्रपाद, बिल्ली के दोनों अग्रपाद, ये सब क्या है कि समजात अंग के श्रेणी में आता है। समरूप देखिएगा, तितली के पंख जो है, चमगादड़ के पंख है, पक्षी के पंख है, ये उड़ने का काम तो कर रहा है लेकिन ये क्या है आपका
समजात अंग नहीं है, समरूप अंग है। तितली के पंख और पक्षी के पंख, ठीक है। साथ ही साथ फिर तितली के पंख और चमगादड़ के क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। तो पादप और पौधों में क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है किसके परिवहन के लिए उत्तरदायित्व है, भोजन परिवहन, भोजन परिवहन के उत्तरदायित्व के लिए। चलिए यहाँ पे जानकारी के लिए देखा जाए कि यहाँ पे फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक है। फ्लोएम फूड जिसको आप भोजन बोलते हैं उसका परिवहन करता है, ये द्विदिशीय करता है। जाइलम जल, जाइलम से जल, जल से जाइलम, जाइलम जल, जाइलम जल का परिवहन करता है और जल का परिवहन एक दिशीय होता है। यहाँ पे एक जानकारी और है कि जाइलम जो होता है मृत कोशिकाओं का बना होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32। चलिए आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन। चलिए एंड्रोजन आपका नरलिंग हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजेन आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। बैठिए। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। चलिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पे जानकारी प्राप्त होता है उसको हम लोग डेंड्राइटस के नाम से जानते हैं। बैठ जाइए। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ग्रोगर जॉन मेंडल। ग्रोगर जॉन मेंडल ने। जानकारी के लिए बताया जाए कि ग्रोगर जॉन मेंडल ने क्या किया था कि आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और ग्रोगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया था कि अपने बागवानी में उगने वाले मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था आनुवंशिकता की खोज करने के लिए। बैठ जाइए। कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, सवाल है जल पर, दूसरा है रोशनी पर, तीसरा है क्लोरोफिल पर, और चौथा है इनमें सभी पर। तो इनमें सभी पर निर्भर करता है। बहुत बहुत आभार आपका, ध्यान से सुनिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, जिसमें सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है और पौधों की पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और जल की ज़रूरत होती है जो मृदा से क्या ग्रहण करता है, उसके जो मूल रोम होते हैं वो ग्रहण करके देते हैं। और इसमें जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, इसके द्वारा भोजन का संचय होता है और इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12 और O6 होता है। और जल के टूटने से ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में मुक्त होता है, ठीक है। बैठ जाइए। कि रक्त एक आपका तरल संवहन ऊतक है जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको अस्थि माजा बोलते हैं। और ये जा करके जो होता है पलीहा, जिसको आप तिली बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ये स्टोर रहता है और उसमें क्या होता है ये मर भी जाता है। इसलिए पलीहा और तिली को ब्लड बैंक और ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 1 से 20 दिनों तक होता है, यानी 20 से 120 दिनों तक होता है, 100 से 120 दिनों तक होता है। और श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है 3 से लेकर के 6 दिनों तक होता है, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है। चलिए आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पौधे का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, और फूल के 4 भाग होते हैं, जिसको आप सबसे अगला होता है बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर आपका पुमंग होता है, फिर आपका जयांग होता है। तो पुमंग क्या होता है कि आपका नर जनन अंग होता है और इसी का भाग होता है पुंकेसर, ठीक है। और जयांग जो होता है स्त्री वाला भाग होता है और इसी का जो एक फर्म है, इसी का एक भाग है जिसका नाम है स्त्रीकेसर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि पुंकेसर जो है पुरुष जनन अंग हुआ फूल का, और स्त्रीकेसर जो है मादा जनन अंग हुआ पुष्प का, ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक का रचना किए थे, ठीक है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, छोटी आंत। आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आहार नाल का सबसे बड़ी भाग जो होती है आपकी छोटी आंत होती है। चलिए बड़ी। कौन सा स्त्री जनन अंग का भाग नहीं है, पहला ऑप्शन गर्भाशय, दूसरा शुक्रवाहिका, तीसरा डिंब वाहिनी, और चौथा जो है आपका अंडाशय है, शुक्रवाहिनी। चलिए शुक्रवाहिनी जो है या शुक्रवाहिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पुरुष जनन अंग है और ये पुरुषों में पाया जाता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मक्खी में। मक्खी में। ध्यान से सुना जाए, जिन जीवों के शरीर के रक्त में, यानी जिन जीवों के रक्त में
हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उनके रक्त क्या होते हैं, लाल नहीं होते हैं। और जिनके शरीर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसी का रक्त जो होता है आपका लाल होता है। और आपको बता दिया जाए कि हेमोग्लोबिन क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वहन करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। पौधे और जंतुओं के कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर यही रहता ऊतक विज्ञान तो उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। यानी ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। चलिए, पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप स्टार्च के रूप में। देखिएगा, पौधों में जो आपका भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जाइए।